नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता को समझेंगे। वैदिक सभ्यता क्या है, इसको किसने शुरू किया, कहाँ ये सभ्यता जन्मी, कहाँ आर्य कहाँ के निवासी थे, वो भारत में क्यों आए, आर्यों का मूल निवास स्थान किसने कहाँ पे बताया है। साथ ही हम श्रुति साहित्य, स्मृति साहित्य और आर्यों के जीवन को उन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता से। आखिर क्यों वैदिक काल को वैदिक काल ही कहा जाता है, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय है, उसको वैदिक पीरियड ही क्यों कहा जाता है। देखिए, उस समय वैदिक पीरियड इसलिए कहा गया इसको क्योंकि जब वेदों की खोज हुई, जब उनका पुरातात्विक अध्ययन किया गया, तो उससे पता चला कि इसमें जो वर्णित तथ्य हैं, उसके आधार पे ये निर्धारित किया गया कि लगभग 1500 बीसी, आज से 3500 साल पहले इन साहित्यों की रचना शुरू हुई। तो वो जो कि एक ग्रामीण सांस्कृतिक जीवन था, वो ग्रामीण थे, सिंधु सभ्यता नगरीय थे, लेकिन ये ग्रामीण थे, ठीक है। तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास ऋग्वेद का रचना शुरू होता है। तो वेदों की उत्पत्ति जो है 1500 बीसी मानी गई कि वहां से उत्पन्न होना शुरू होता है। तो जब उत्पत्ति स्टार्ट होती है, क्योंकि वेदों की उत्पत्ति वहां से स्टार्ट हुई, क्योंकि ये वेदों के आधार पे ही हमें इसके समाज के बारे में, इसके राजनीति के बारे में, धार्मिक, आर्थिक और अन्य गतिविधि के बारे में पता चलता है। इस कारण से ये जो टाइम पीरियड रहा 1500 बीसी से लेके 600 बीसी का, इसको वैदिक संस्कृति, वैदिक साहित्य कहा गया, वैदिक सभ्यता कहा गया। क्योंकि वेदों के आधार पे ही इसका ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा गया, वैदिक संस्कृति कहा गया, ठीक है। इसको दो भाग में बांटा जाता है, 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी, जिसमें सिर्फ ऋग्वेद का रचना हुआ। सबसे महत्वपूर्ण वेद है ऋग्वेद, उसका रचना काल हुआ। उसके बाद उत्तर वैदिक काल, जिसमें बाकी वेदों की रचना की गई, खास करके अथर्ववेद और बाकी जो वेद थे, उपनिषद थे, ब्राह्मण ग्रंथ थे, इसकी रचना हुई, जो कि 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी का समय पीरियड रहता है। इन दो भागों में वैदिक सभ्यता को बांटा जाता है। अब हम देखते हैं कि आर्य कौन थे, ठीक है। इसका नामांकन कैसे हुआ, किसने नामांकन किया। तो आर्य शब्द जो है वो अरि से उत्पन्न हुआ है। अरि एक सांस्कृतिक शब्द है, जो कि जिसको विदेशी जो आदमी मेहमान होते हैं उनके लिए यूज किया जाता था, अरि। बाद में आर्य बना। आर्य जो था, जो उत्पादन, जब यहाँ के लोगों को हटा करके बोला जाता है, आर्यों ने क्या किया कि अब कृषि कार्य करने लगे, उत्पादन कार्य करने लगे, ठीक है, यहाँ पे बसने लगे। तब यही आर्य जो है वो आर्य बन गए, ठीक है। सबसे पहले जो आर्य शब्द है उसका जो प्रयोग है ये मैक्स मूरर करता है, लेकिन जो साहित्यों में आर्य शब्द सबसे पहले जो वर्णन हम लोग को मिलता है, वो गुप्तकालीन साहित्यों में मिलता है, जो कि श्रेष्ठ जन के लिए यूज हुआ है। जो श्रेष्ठ होते थे, ये खास करके क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सब के लिए बताया गया कि जो श्रेष्ठ जन है उनको आर्य कहा गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान किन विद्वानों के द्वारा कहाँ बताया गया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा जो पूछा गया है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आर्यों का मूल निवास स्थान विद्वानों के द्वारा बताया गया है। दयानंद सरस्वती जो है, ये आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताए, ये तिब्बत, पामीर का जो पठार है उसको बोलते हैं दयानंद सरस्वती की, वहां है किसका, आर्यों का मूल निवास स्थान। बाल गंगाधर तिलक कहाँ बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया, और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कहाँ बताया गया है। तो ये दोनों एकदम आप लोग के लिए वीवीआई है, इसको जरूर नोट करें। और मैक्स मूलर, जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्स मूलर द्वारा जो कहाँ बताया गया आर्यों का मूल निवास स्थान, तो वो मध्य एशिया बताया गया, सेंट्रल एशिया, ठीक है। वहां से आर्य आए थे, और ये सबसे मान्य यही माना जाता है। हालांकि अभी शोध चल रही है, और नवीन शोध में ये सामने आया है कि जो भारत है वहीं से आर्य की उत्पत्ति वहीं से हुई है, ना कि वो विदेशी थे। लेकिन जो अभी माना जाता है वो मध्य एशिया ही माना जाता है, मैक्स मूलर द्वारा जो दिया गया था। ये जर्मन के थे मैक्स मूलर, जो ये बताए थे, ठीक है। पेनका जो है वो उत्तरी यूरोप बोलते हैं, कि उत्तरी यूरोप जो स्कैंडिनेवियाई देश हैं, तीन चार देश, वहां से वो आर्य आए थे, ठीक है। फिलिप सेसेटी जो है, डीपी गाइल्स, ये यूरोप बोलते हैं। नेहरिंग जो है वो बोलते हैं नहीं, दक्षिणी रूस, जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है रूस का, दक्षिणी रूस का, वहां से साइबेरिया क्षेत्र से आर्य आए थे यहाँ पे। ये कहना है विभिन्न विद्वानों का। अब हम देखते हैं कि आर्यों का निवास स्थान कहाँ था, आर्य कहाँ किस क्षेत्र में बसे हुए थे,
वो कितने बड़े क्षेत्र में वो अपने ठिकाना रखता है। सबसे पहले जब आर्य आए बाहर से, तो कहा जाता है कि वो सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। सप्त सैंधव प्रदेश इसको क्यों कहा गया? तो सप्त सैंधव प्रदेश कहने का ये था कि 7 नदियां थी, उर्वर थी, पहले वहां सिंधु सभ्यता रह चुकी थी, तो आर्य सबसे पहले आकर के वहीं बसे। पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, पंजाब मतलब कि भारत और पाकिस्तान दोनों का जो कंबाइंड पंजाब है, उस पंजाब की बात हो रही हो, ठीक है। 7 नदियों में सिंधु, झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब, सतलज, सरस्वती, जो घगर जिसको कहा गया है, इन 7 नदियों के आसपास सबसे पहले वो बसे। फिर धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी। अब आबादी बढ़ने के साथ कृषि कार्य भी धीरे धीरे सीखने लगे, तो उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया। क्षेत्र विस्तार करते हुए सप्तपेंदर से धीरे धीरे भारत में वो फैले, ठीक है। ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में फैले। ब्रह्मपुत्र क्षेत्र किसको कहा गया? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी जो यूपी का क्षेत्र है, वहां तक के जो यमुना के पश्चिम का क्षेत्र था, जिसको ब्रह्मपुत्र क्षेत्र कहा गया, ठीक है। ब्रह्म ऋषि देश, जब वो गंगा यमुना दोआब में आए, यूपी बिहार के क्षेत्र में जब वो बसे, जब जो महाजनपद का भी क्षेत्र रहा, ठीक है, बिहार में वो सदा नीरा नदी तक आपका बसता है। इस क्षेत्र में जब उनका फैलाव हुआ, तब वो ब्रह्म ऋषि देश हुआ, कहलाया। फिर वो विध्वांचल तक है, तो ये मध्य देश कहलाया। और फिर संपूर्ण भारत में गोदावरी तक उनका फैलाव हम लोग देखने को मिलता है। फिर संपूर्ण भारत में तब इसको आर्यवर्त कहा गया, जिसको भारतवर्ष, भरत के नाम पे इसको भारत, भरत जन होगा। आगे जाके इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे भारत नाम पड़ा। तो भारत, भरत जो जन थे कबीला, उसके नाम पे भारतवर्ष जब पड़ता है इसका पूरा क्षेत्र का नाम। आखिर धीरे धीरे फैलाव क्यों हुआ? अरे आए तो एक बार में क्यों नहीं चले गए, पूरा क्षेत्र में फैल जाते? नहीं। इसका कारण ये था कि आर्यों की सबसे पहले आबादी कम थी। अनार्य जनजातियां यहाँ पहले से भी मौजूद थी, और भी अनार्य जनजातियां थी। तीसरा कि लोहा का खोज नहीं हुआ था शुरू में जब आर्य आए थे। जब लोहा का खोज होता है तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास होता है। जब लोहा मिलता है भारत में, तो क्या होता है, आर्यों के पास जब लोहा आता है तो लोहा से मजबूत हथियार बने। तो जब मजबूत हथियार बने, तो वो जो है अपने सत्य संदर्भ प्रदेश से बाहर निकले। वो उसके बाद ब्रह्मवर्त क्षेत्र और ब्रह्म ऋषि देश, यहाँ तक फैलाव उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि जंगल बहुत सारे थे। तो जंगल को जो है वो कांसा और तांबा से नहीं काटा जा सकता है बहुत ज्यादा, ठीक है। एक लिमिटेड एरिया में ही आप कांसा, तांबा और अथी से काट सकते हैं। लेकिन जब लोहा आएगा तो लोहा जल्दी काट सकता है किसी भी चीज को। लोहा मजबूत होता है, लोहा टूटता नहीं है जल्दी से। तो इसलिए जब लोहा का प्रयोग स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने अपना जो क्षेत्र विस्तार है वो बहुत तेजी से किया, और कृषि कार्य जो है बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, जिसके कारण इन्हें उत्पादन जो था उसमें इनको सुविधा होता है। इस कारण से ये अपने क्षेत्र विस्तार करते हैं। फिर अब हम देखते हैं जो वैदिक साहित्य है उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। मुख्य रूप से जो वैदिक साहित्य है उसको 2 भाग में बांटा गया है। एक श्रुति साहित्य, ठीक है। श्रुति साहित्य किसको कहा जाता है? श्रुति इसका अर्थ होता है सुनना। जो परम पिता परमेश्वर जो है, उनसे जो ऋषि मुनि थे, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ? तो सुन करके ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। जो परम पिता परमेश्वर जो ब्रह्मा है, उनसे ऋषि मुनियों को जो सुन करके ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके आधार पे जो साहित्य लिखे गए उसको कहा गया श्रुति साहित्य, जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आते हैं, ठीक है। स्मृति साहित्य, स्मृति मतलब याद करना, ठीक है। तो जो याददाश्त के आधार पे जो ग्रंथ लिखे गए ऋषि मुनियों द्वारा, उसको क्या कहा गया? स्मृति साहित्य कहा गया। इसमें वेदांग आता है। वेदांग किसको कहते हैं? जिसमें आता है निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद। ये 6 चीज आते हैं इसमें, किसमें? वेदांग में। और इसकी सहायता से फिर वेदों को पढ़ा जाता है, आसानी होती है। वेद जो है सबसे पहले लिखे गए ये। उसके बाद ब्राह्मण आए। ब्राह्मण इसलिए ब्राह्मणों की रचना की गई ताकि वेदों को आसानी से समझ करके पढ़ा जा सके, ठीक है। आरण्यक और उपनिषद आए। अब हम देखते हैं वेद कितनी प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद और सामवेद, चूंकि ये 1000 ईसा पूर्व के आसपास तक ये तीनों वेद लिखे जा चुके थे, इस कारण से इन वेदों को क्या कहा गया है? इन्हें त्रिक संहिता कहा गया, त्रयत्री कहा गया। क्यों कहा? क्योंकि ये जो वेद है वो इसमें सिर्फ आर्यों के जीवन के बारे में,
आर्य अपने बारे में सिर्फ इसमें बताते हैं, आर्यों के देवी देवता के बारे में पता चलता है कि इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में, इसलिए इन्हें त्रिक संहिता, त्रैत्री कहा गया, क्योंकि ये सिर्फ विशुद्ध रूप से आर्य साहित्य है। ठीक है, जबकि जो अथर्ववेद है उसमें आर्य और जो अनार्य हैं, जो आर्य नहीं थे, उन लोगों का भी इसमें वर्णन मिलता है, इसमें उनका दर्शन मिलता है, उनका खान पान सब कुछ के बारे में पता चलता है किससे, अथर्ववेद से। इस कारण से इसको त्रिक संहिता से बाहर रखा गया। अब देखते हैं कि वेद को समझने के लिए कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए। 3 ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मण साहित्य लिखे गए, आरण्यक लिखे गए और उपनिषद लिखे गए। ठीक है, ताकि वेदों को समझा जा सके। ब्राह्मण साहित्य आखिर कहते किसको हैं? तो चूंकि वेद जो है वो पद में है, पोएट्री फॉर्म में है, मतलब कविता के रूप में वेदों को लिखा गया था। तो और वैदिक साहित्य जो है वो एक संस्कृति, वो पुराना संस्कृति है, अभी का संस्कृत नहीं है, वो पुराना संस्कृत है, तो उसको पढ़ना बहुत ही कठिन था। इसलिए ब्राह्मण साहित्य की रचना की गई। ब्राह्मण साहित्य जो लिखा गया वो नॉर्मल, जैसे अभी के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ आता है उस टाइप से लिखा गया। उसको उसको कविता फॉर्म में नहीं लिखा गया, एक लिटरेचर फॉर्म में उसको लिखा गया, पोज में लिखा गया, गद में लिखा गया, सरल भाषा में उसकी व्याख्या की गई ब्राह्मण में, ताकि क्या हो, पढ़ा जा सके, वेद को समझा जा सके अच्छे से। इसलिए इसको ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है। सबका अपना अपना ब्राह्मण साहित्य होता है हर वेद का, और जिस ऋषि द्वारा ब्राह्मण साहित्य की रचना की गई उन्हीं के नाम पे उसका नाम पड़ गया। अब है अरण्यक। अरण्यक का अर्थ होता है क्या? अरण्यक मतलब क्या होता है? जंगल, वन जो होता है उसको अरण्य कहा जाता है। वे ग्रंथ जो जंगल के एकांत में लिखे गए और पढ़े गए उन्हें वन पुस्तक या अरण्यक कहा गया। अरण्यक कहने का अर्थ ये था, अरण्यक ग्रंथ लिखने का, कि वेद जो है, वेद में बहुत सारे दार्शनिक बात है, गुण बातें हैं, जिसको समझना आसान नहीं है। आप नॉर्मल जो जिंदगी है, जीवन है, उसकी जीवन सज्जा में आप उसको नहीं समझ सकते हैं, नहीं पढ़ के उसको समझा जा सकता है। इसलिए कहा गया कि जो जो वेद है उसको समझने के लिए क्या किया जाए, अरण्यक रचना किया गया। अरण्यक जो है वो वेद के दार्शनिक साहित्य है। जो वेद में दर्शन बताया गया वो अरण्यक में लिखा गया, और उन दर्शनों को बोला गया कि आप जाइए जंगल के एकांत में जाकर के उसको पढ़िए। जंगल में पढ़ने से क्या होगा, एकांत में आप उसको समझ पाएंगे कि वेद में क्या दर्शन है। तो इसलिए जंगल में पढ़ा जाता था इस साहित्य को, इसलिए ये अरण्यक कहलाए। ठीक है, एक है उपनिषद। हाँ, एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अथर्ववेद का कोई अपना अरण्यक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस वेद का अरण्यक है इनमें से, और एक अथर्ववेद रहता है, उसमें टिक करना होता है कि उनमें उसका नहीं है, बाकी सबका है। ठीक है, तो ये आप लोग को देखना होगा। इसी तरह है उपनिषद। उपनिषद कहते किसको हैं? गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको उपनिषद कहा जाता है। क्योंकि ये वेद के जो वैदिक साहित्य है उसके सबसे अंत में लिखा गया, इसलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। कुल जो उपनिषद हैं वो 108 उपनिषद हैं, लेकिन 10 ही उपनिषद हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, और शंकराचार्य जो है 10 उपनिषद पे भाष्य लिखे थे। भाष्य मतलब क्या होता है? भाष्य मतलब वो कोई उपनिषद है, मान लीजिए मुंडको उपनिषद है, उसका क्या करना है, उसको सरल अर्थ में लिखना, किसी ऋषि द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा क्या होता है, सरल अर्थ में उसी उपनिषद को लिखना, उसके बातों को समझाना, ये भाष्य होता है उस उपनिषद पे। ठीक है, ये मास्टर टेबल है, इसको आपको जरूर से जरूर याद करना है, एकदम आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत पूछा जाता है इसको। ठीक है, जैसे देखिए ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है इसका ब्राह्मण किसको कहते हैं? ऐत्रेयी ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण। इसके दो आरण्यक हैं, ऐत्रेयी और कौशितकी। उसी तरह उपनिषद भी ऋग्वेद के दो ही हैं, ऐत्रेय और कौशितकी हैं। यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है, कृष्ण यजुर्वेद, जो कि गद में लिखा गया है। ठीक है, तैत्रेयी ब्राह्मण ब्राह्मण है इसका, एक ब्राह्मण है किसका? कृष्ण यजुर्वेद है, उस कृष्ण का जो है, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रेयी ब्राह्मण है। तैत्रेयी आरण्यक है, और तैत्रेयी उपनिषद भी है, लेकिन कंठो उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद भी इसका है। वहीं शुक्ल यजुर्वेद जो है, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में जो मिलेगा वो यजुर्वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है, तो तैत्रेयी और शतपथ दोनों ब्राह्मण ग्रंथ है इसका, यजुर्वेद का। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद अगर स्पेशल पूछ दिया जाए तो शतपथ ब्राह्मण है, ना कि तैत्रेयी। तैत्रेयी कृष्ण यजुर्वेद का है। वहीं पे शुक्ल यजुर्वेद जो है उसका शतपथ ब्राह्मण, शतपथ उप आरण्यक, वृद्धारण्यक भी है, वृद्धारण्यक, ईशो ईशो उपनिषद भी है इसका। ठीक है, उसी तरह सामवेद, ताडम्य,
ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण किसका है? सामवेद का है। जैमिनीय और छांदोग्य और आरण्यक, ठीक है, जैमिनीय और छांदोग्य उपनिषद ये किसका है? सामवेद का। तो जैमिनीय और छांदोग्य जो है वो आरण्यक हो चाहे उपनिषद, ये सामवेद का है। और जैमिनीय तो ब्राह्मण भी सामवेद का है। और टाडंग्य ब्राह्मण जिसको महाब्राह्मण कहा जाता है, ठीक है, ये सामवेद का। अथर्ववेद इसका गौपद ब्राह्मण है, इसका कोई आरण्यक नहीं है, ठीक है। मुंडको उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्नो उपनिषद ये अथर्ववेद का है। कौन कौन सा उपनिषद है? मुंडक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। गौपद ब्राह्मण है और कोई आरण्यक नहीं है अथर्ववेद का, याद रखना है, भूलना नहीं है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है, इसको याद जरूर करना है। अब हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसमें गद और पद का भेद है। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो एकमात्र वेद है जो गद पोज में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद क्या है? वो पद कविता रूप में लिखा गया है शुक्ल यजुर्वेद को, ठीक है। और कृष्ण यजुर्वेद को नॉर्मल। मिश्रित शैली है दोनों, ठीक है। यजुर्वेद एकमात्र वेद है, गद पद दोनों में लिखा गया। अथर्ववेद का कोई अथ्यारण्यक नहीं है, याद रखना, इस तथ्य को भूलना नहीं है। और ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है। आगे हम वेद को, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद किसे कहा जाता है, कितने तरह के उपनिषद हैं, ठीक है, जो छंद हैं, 6 छंदों को हम देखेंगे। उपवेद किसको कहा जाता है, इसको हम आने वाले अगले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम फिर वैदिक साहित्य के जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन जो था उनका कैसा था, उन सभी को आने वाले वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब बहुत ही विस्तृत रूप से करेंगे। आपका क्वेश्चन, एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा वेद से, आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें। धन्यवाद।